I'ma blow up. Yeah. Hey guys, welcome back to the platform of Baba Gang. So ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम कुछ डिस्कवरीज़ की बात करेंगे और ये डिस्कवरीज़ किससे रिलेटेड हैं? सेल से रिलेटेड. फाइन. तो ये पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा, तो इसको समराइज़ करके पढ़ा जाए. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. तो जो फर्स्ट डिस्कवरी थी वो किसकी थी? डेड सेल्स की थी. डेड सेल्स क्या होता है? इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ हुई थी? कॉर्क टर्म यूज़ हुई थी. फर्स्ट डिस्कवरी वाज डन बाय रॉबर्ट हुक. किस में? कॉर्क में हुई थी. ये कॉर्क उन्होंने कहाँ से लिया था? बार्क ऑफ अ ट्री में. ठीक है, और 1665 में किया था. कॉर्क का मतलब क्या होता है? डेड सेल्स. फाइन. ये हो गया फर्स्ट डिस्कवरी. ये डिस्कवरी हमने पहले भी पढ़ा है. अब आते हैं हमारे सेकंड डिस्कवरी पे. किसने करी थी सेकंड डिस्कवरी? ल्यूवन हुक ने. अब देखो डिफरेंस क्या है ल्यूवन हुक की डिस्कवरी में और रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी में. बहुत ही मेजर डिफरेंस है. वो क्या है? रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी है वो डेड सेल्स में है. ठीक है, उन्होंने डेड सेल्स को डिस्कवर किया. वेयर एज ल्यूवन हुक ने किसको डिस्कवर किया था? ल्यूवन हुक की बात करें तो ल्यूवन हुक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी थी और वो भी पॉन्ड वाटर में. ईयर 1674. ठीक है, तो दो डिस्कवरी हमें पता चली. नंबर 1 रॉबर्ट हुक, नंबर 2 ल्यूवन हुक. क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकते हैं. हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल. ठीक है, अगर वहाँ पे मेंशन किया है लिविंग सेल, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो आंसर क्या होगा? ल्यूवन हुक. अगर क्वेश्चन में ये पूछे हु डिस्कवर्ड सेल, तो आंसर कौन होगा? रॉबर्ट हुक. बिकॉज सबसे पहले सेल अगर डिस्कवर पूछा है तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की. लिविंग सेल डिस्कवरी पूछी तो ल्यूवन हुक ने की. ओके ओके. नेक्स्ट है, ये हमारी कौन सी डिस्कवरी थी? सेकेंड नंबर. अब हम आते हैं थर्ड पे, रॉबर्ट ब्राउन. अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ. रॉबर्ट ब्राउन को कैसे याद करोगे? सपोज करो आपके पास एक सेल है जिसमें आपकी न्यूक्लियस है. अब रॉबर्ट ब्राउन में जो ब्राउन टर्म है वो थोड़ा डार्क से रिलेटेड है. सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? डार्कर होता है. तो मैंने अपने 9th स्टैंडर्ड में ऐसे याद किया था. ओके, बिकॉज वो रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन में बहुत कंफ्यूजन होता है. ठीक है, तो आगे हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस. और कौन से ईयर में किया था? 1831 में किया था. बस आपको दो ही चीज़ याद रखनी है. नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे आए वो कौन थे? परकिंजे. ठीक है, और इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी वो किस चीज़ की थी? इन्होंने कोई डिस्कवरी नहीं की. इन्होंने बस एक सेल का, अगर हम एक सेल कंसिडर करें, उसका न्यूक्लियस है, जो फ्लूइडी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल में, उस फ्लूइड सब्सटेंस को इन्होंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म. एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? फ्लूइड सब्सटेंस. ठीक है, ईयर ऑफ डिस्कवरी याद करनी है 1839. सो नंबर 1, अब अगर आप बात करो, याद करो, सबको रिवाइज करते हैं. रॉबर्ट हुक हो गए 1665. नंबर 2 ल्यूवन हुक 1674. नंबर 3 कौन है? रॉबर्ट ब्राउन 1831. एंड नंबर 4 हमारे आगे परकिंजे साहब. इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को टर्म दिया था, फ्लूइड सब्सटेंस का नाम प्रोटोप्लाज्म बताया था इन द ईयर 1839. ओके, अब देखो लास्ट है हमारी सेल थ्योरी की कॉन्सेप्ट. सेल थ्योरी क्या बोलती है और इसे किसने दिया था? पहले हम देखते हैं कि सेल थ्योरी होता क्या है. सेल थ्योरी में ये बोला गया है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं. ये बात तो सच है. और सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है.
अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट आते हैं हमारे, वो दोनों कौन हैं? नंबर 1 श्लेडन, नंबर 2 श्वैन। श्लेडन, श्वैन। और 1838 एंड 39 इसको राइमिंग में याद करना। श्लेडन, श्वैन, 1838, 1839। ओके, इन दोनों ने मिल के सेल थ्योरी डिजाइन कर ली थी। सेल थ्योरी हो गया। अब सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर आए कौन? विर्को। विर्को आए 1855 में। इन्होंने एक और पॉइंट जोड़ा, दैट इज अ थर्ड पॉइंट, कि जो भी सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज करो एक सेल डिवीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये जो दो सेल्स बने वो कौन से सेल से बने? जो ऑलरेडी एक सेल एग्जिस्ट कर रहा है उससे बने। यही कॉन्सेप्ट उन्होंने तीसरी पॉइंट विर्को ने 1855 में ऐड किया था सेल थ्योरी के अंदर। ठीक है, लास्ट डिस्कवरी जो थी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का था 1940 में। तो ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया तो और भी माइक्रो लेवल पे इन्वेस्टिगेशंस होने लगे, मतलब सेल के, ऑर्गेनल्स के, बहुत बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स एंड जो भी फंक्शंस होते थे, उसके बाद हमें बहुत सारी डिस्कवरी का पता चला। ठीक है, ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप ये रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे समराइज कराया है वो सेम पॉइंट टेबल का है। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, ये टेबल का जो पॉइंट्स मैंने लिखवाया है आप भी साइड बाय साइड उसे नोट करते जाइए। फाइन, अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। मैंने यूनिसेलर, मल्टीसेलर बता दिया था आपको। अब वेरियस सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी देखो। ब्लड सेल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? आरबीसीज। ब्लड सेल्स किसको बोलते हैं? आरबीसीज को बोलते हैं। स्मूथ मसल सेल, ऐसे स्पिंडल शेप का होता है स्मूथ मसल सेल, बीच में न्यूक्लियस होता है। बोन सेल और नर्व सेल में क्या डिफरेंस है? इसमें ये जो लंबी वाली पार्ट है, मैं इसका नाम अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बस नेम याद रखना है एंड उनके पिक्चर्स याद कर लो। अगर बनाने के लिए आया तो आगे हम नर्व सेल के हर एक लेबलिंग एंड ऑल सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये जो सेल बॉडी होती है वैसी दिखती है बोन सेल। ओवम एंड स्पर्म तो सबको पता होगा, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो फैट सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है? फैट सेल में जो सेल दिख रहा है, इतना बड़ा जो एरिया कवर है, ये किससे कवर है? फैट से। और जो न्यूक्लियस है वो बेचारा छोटू सा कोने में दबा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, देखने में लग रहा है कि फैट सेल है, मतलब भरा हुआ है पूरा फैट एकदम। ठीक है, बेचारे न्यूक्लियस को उसने कोने में डाल दिया। बस ये स्ट्रक्चर्स और उनके नेम आपको याद रखना। अब देखते हैं कि शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखो, अगर हम किसी भी सेल के शेप या साइज को देखें तो वो शेप और साइज उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। मतलब अगर नर्व सेल है, ठीक है, तो नर्व सेल की पहले बॉडी है, उसके बाद उसका क्या है? एक्सॉन एंड ऑल है, नीचे ऊपर डेंड्राइट्स हैं, फिर वो नीचे कनेक्ट करेंगे दूसरे सेल के डेंड्राइट से। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है ताकि जो वो फंक्शन परफॉर्म करता है उसमें वो हेल्प कर सके। तो सेल का जो शेप होता है और जो साइज होती है वो उसके किस पे डिपेंड करती है? फंक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये रहा फंक्शन। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अब देखो, ये है हमारा अमीबा। अमीबा के पास क्या होता है? अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है, और ये स्यूडोपोडिया दो चीज़ में हेल्प करता है। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा लोकोमोशन, है ना। कोई भी खाना आसपास है तो वो कैप्चर करेगा उस स्यूडोपोडिया के हेल्प से, या फिर स्यूडोपोडिया के हेल्प से वो लोकोमोशन करेगा। ठीक है, तो ये जो सेल है ये इसका शेप चेंज होते रहता है, लेकिन सारे सेल्स के शेप चेंज नहीं होते। अब एग्जाम्पल ले लो, आप नर्व सेल को देख लो, क्या नर्व सेल का शेप चेंज होते रहता है? नहीं। एग्जाम्पल में है नर्व सेल, जिनका शेप बहुत पर्टिकुलर और पेक्यूलियर होता है, वो चेंज नहीं होता मतलब। ठीक है, ओके। सो हर लिविंग सेल के पास कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है कोई सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करने की। अब हमारा मतलब क्या है? देखो, इससे
So each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो सेल्स परफॉर्म करते हैं. मतलब हर सेल का कुछ न कुछ फंक्शन करने का कैरेक्टरिस्टिक है. अब एग्जाम्पल में अगर हम लें तो सपोज करो मेरे स्टमक के जो सेल्स होंगे उनके पास डाइजेशन करने का फंक्शन होगा, लेकिन अगर मेरे लंग्स में जो सेल्स होंगे उनके पास डाइजेशन करने का फंक्शन नहीं होगा, उनके पास रेस्पिरेशन की फंक्शन होगी, राइट. तो हर सेल के पास स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि खुद का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. मेरे लंग्स के सेल डाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है. सो इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. तो अब हर सेल का फंक्शन अलग अलग डिवाइड किया हुआ है. कोई भी एक सेल दूसरे का फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, उसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. और डिवीजन ऑफ लेबर सिंगल सेल्स में भी होता है. सिंगल सेल में कैसे होगा? अगर सपोज करो एक सेल या न्यूक्लियस है, उसमें ऑर्गेनल्स है बहुत सारे, ठीक है. तो हर ऑर्गेनल का अपना अपना फंक्शन होगा. ये साइटोप्लाज्म है. तो एक करेगा डाइजेशन, एक करेगा डीएनए रेप्लिकेशन, एक करेगा एक्सक्रीशन. तो इनमें भी क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर है. सारे फंक्शंस क्या डिवाइड हो चुके हैं. तो सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है सेल ऑर्गेनल्स. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. मटेरियल को क्लियर करना या फिर कोई भी फंक्शन उनका स्पेसिफिक सबका अलग होता है. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनल्स एंड मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. तो होता क्या है, सारे सेल्स में जितने भी सेल्स ले लो सबके सेल ऑर्गेनल्स सेम होते हैं. अब सपोज करो आप एक ह्यूमन बीइंग है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, लेकिन हमारे जो ऑर्गन्स है वो तो सिमिलर है ना. वैसे ही बहुत सारे सेल्स ले लो अमीबा के, ठीक है, या फिर कोई भी सेल ले लो हमारी बॉडी के, तो उनके सेल ऑर्गेनल्स तो सेम होंगे ना. वही एग्जाम्पल है दैट सेल. तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा. अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जो भी मैंने कंटेंट बताया वो आप अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन करिए, और जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी उन सबको एक बार एनसीईआरटी से रीड आउट कर लीजिए. सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको समझ आया होगा. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई लेक्चर.